सबसे ज्यादा आपकी तरफ से आ रहे हैं और वो दोनों ही आपकी मिस्टेक हो गई हैं, उन दोनों को ठीक कर लेना। एक तो मैं जो अभी रिसेंट में जैसे मैंने आपको बिंदुसार पढ़ाया है ना, बिंदुसार किस वंश से था? मैं मौर्य वंश का सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो इस बिंदुसार के टाइम पर मैंने आपको बताया है कि 2 विदेशी यात्री आए थे। बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, कहीं आप सोचो कि पता नहीं क्या गलत लिखवा दिया। तो 2 विदेशी यात्री ये मैंने आपको बताए हैं प्यारे बच्चे। और ये जो 2 विदेशी यात्री हैं इनमें मैंने आपको एक बताया था, एक तो आया है डाइमेकस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। डाइमेकस किसने भेजा था? एंटियोकस। एंटियोकस कौन था? सीरिया का राजा था। एंटियोकस ने भेजा था, एंटियोकस का दूत बनकर आया था। और ये कहां से आया था? एंटियोकस सीरिया का जो शासक है उसने भेजा था डाइमेकस को। और प्यारे बच्चे एक ये हो गया, और दूसरा मैंने प्यारे बच्चों आपको लिखवाया है, तो वो उसमें क्या हो गया है कि मैंने राजा का नाम ही उसमें लिखवा दिया। जैसे एक है आपका टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये पूरा इसका ही नाम है फिलाडेल्फस। और ये कहां का राजा है? ये आप ध्यान रखेंगे कि ये राजा है आपका मिस्र का, तो मिस्र का शासक है। और इसने जो राजदूत भेजा था उसका नाम लिख लेना, डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस को इसने भेजा था। ये आपका क्या हो गया था उसमें कि यहाँ पे जैसे आपकी पीडीएफ में क्या हो गया था कि यहां लिख दिया था फिलाडेल्फस, कि फिलाडेल्फस आया था और ये किसका दूत बनकर आया था? टालमी द्वितीय का। तो ये टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस इसका पूरा नाम था और इसके टाइम पे आया था डायनोसियस। एक तो ये करेक्ट करना, बस इतना सा करेक्शन करना है कि टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था? डायनोसियस। इसका नाम लिखना रह गया था प्यारे बच्चे, इसका नाम लिखना रह गया था। आप प्लीज यहां पर इसको एड ऑन कर देंगे, इसको ठीक कर लेंगे। बार बार मैं कह रही हूं, गलत नहीं बताया था, नाम लिखना रह गया था। गलत बताना होता है कि मैंने कुछ और बता दिया होता, गलत नहीं बताया था, नाम लिखना रह गया था, वो पीडीएफ में टाइप हो गया था, ठीक है। इसे आप यहां पर, हाँ जी, यूट्यूब पर क्या चल रहा है? यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है जो आपको ये पूछने की जरूरत पड़ रही है कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है। प्रैक्टिस सेट चल रहा है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज है जिसमें मैंने बाद में करेक्शन भी कराया था, लेकिन वो ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया करेक्शन। सबसे छोटा उपनिषद, क्योंकि कमेंट आ गया था जब मैं इसको लिखवा रही थी, तो मैंने सबसे छोटा उपनिषद जो पहले लिखा गलती से, वो मैंने लिख दिया था मुंडको उपनिषद, जो कि बच्चे ने बस उसको ही नोटिस कर लिया है। लेकिन बाद में मैंने आपका यहाँ पे कमेंट देखा और मैंने इसको कर दिया था मांडुक्यो उपनिषद। अगर आपने अपने नोट्स में नहीं किया है तो प्लीज इसको भी ठीक कर लेना, मांडुक्यो उपनिषद। और जो मुंडको उपनिषद है वो इससे अलग है। मुंडको उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमने लिया है सत्यमेव जयते। ये कुछ बच्चों के नोट्स में ठीक है और कुछ बच्चों के नोट्स में जो है करेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ ये 2 करेक्शन मुझे आपको कराने थे, इसीलिए आपको पहले यहाँ पर ये करेक्शन कराया गया है ताकि आपकी जो भी चीजें हैं वो करेक्ट हो सके। मैम एक ही टाइम पर मैं बेटा इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका क्लैश कर रहा है मैंने इसके बारे में बात कर ली है। और प्यारे बच्चे ये हो सकता है कि आपकी हिस्ट्री की क्लास का टाइम चेंज हो और ऐसा कल से ही हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिस्ट्री क्लास को वहां से हटवा लूँ, मतलब इस टाइम से आपका हटवा लूँ, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस सेट कर सकें। तो अब प्लीज आप जो है ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक। तो प्यारे बच्चे ये करेक्शन कर लेना। अगर आपने यहाँ पे कर दिया है मुंडको उपनिषद अलग है और मांडुक्यो उपनिषद अलग है, ये मैंने करेक्शन कराया है मांडुक्यो उपनिषद वाला, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको शायद देखा नहीं है। मैम सही है, ये लिखवाया था आपने? हाँ मैंने लिखवाया था, मुझे याद है कि बाद में मैंने इसको कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने दोनों जगह पर ही मांडुक्यो उपनिषद लिखवा रखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आज आप लोगों ने पहली बार
क्लास में मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ कि मैम ये आएगा ये नहीं आएगा, मतलब प्रैक्टिस सेट तुम जजमेंटल हो गए यार कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आपने जो है यहाँ पे इन चीज़ों को बोल दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सभी बच्चे हैं और आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, हम तो फिर भी आपको पढ़ाएंगे ही। ठीक है, अब देखो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना। शुंग वंश मैंने आपको सारा बता दिया था, इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ये भी प्यारे बच्चे मैंने आपको बता दिया था। साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानियां बताई थी और साथ साथ ये भी बताया था कि भाई ये जो आपका पुष्यमित्र शुंग है इसने क्या किया, इसने जो है अशोक के स्तूपों को, लेकिन एक स्तूप भरहूत स्तूप का निर्माण भी कराया। इसने वैदिक पुनर्जागरण का काल इसे कहा जाता है। यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ था। और आपको बता दूं कि डेमेट्रियस शाखा, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि डेमेट्रियस शाखा कौन सी थी, ये सब आपको करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको किसके टाइम पे, पतंजलि थे, पतंजलि ने जो है अष्टाध्यायी और महाभाष्य की रचना की है। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। उसके बाद प्यारे बच्चे पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी में, जिसमें हमने अग्निमित्र की बात की, और अग्निमित्र का युद्ध होता है विदर्भ युद्ध, किसके साथ में, यज्ञसेन के साथ। यज्ञसेन की बहन होती है जिसका नाम है मालविका, और पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्र। इन दोनों की कहानी मालविका अग्निमित्रम में कालिदास जी ने लिखी है। और प्यारे बच्चे एक और चीज, अभी मैं फास्ट क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं, सिर्फ आपको रिवीजन करवा रही हूं। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक और चीज ध्यान रखना कि इसमें आपके मालविका अग्निमित्रम में मालविका और आपके पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। दूसरा, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इस वंश का अंतिम शासक जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, देवभूति हो जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि अग्निमित्र ने, यहां से अब आराम से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से ही चीजें आपकी जो है पूछी जाएंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है मैडम, सही से पढ़ाओ। जी बिल्कुल सही से पढ़ाऊंगी, आप बस सही से पढ़ो, क्योंकि मैम तो सही से ही पढ़ाती हैं, तुम सही से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुन लो अब मेरी बात को। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था, उस समय चेदी कलचुरी वंश का शासन था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप चाहे चेदी वंश कहें चाहे आप कलचुरी वंश कहें, यानी ये कहना चाह रहा है कि जिस समय अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था उस समय उसने कलिंग कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चे, उड़ीसा पे, उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग उड़ीसा में जब इसने अभियान किया तो उस समय किसका शासन था, चेदी या कलचुरी वंश, आप जो भी कहें एक ही है। तो प्यारे बच्चे जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया तो चेदी या कलचुरी वंश का शासन था। और अगर हम बात करें कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की थी। और ये चेदी वंश की जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैम अग्निमित्र ने चेदी जो वंश है उस समय जब कलिंग पर उसका शासन था उस समय प्यारे बच्चे उसने वहां पर आक्रमण किया। और चेदी वंश का जो संस्थापक है वो महामेघवाहन था। लेकिन अगर कोई पूछे कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा या प्रतापी शासक, तो आपने बहुत सुना होगा कि खारवेल हुआ। तो आप अगर इस चीज को यहां पर अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे चेदी वंश का प्रतापी शासक खारवेल हुआ, चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन हुआ, और अग्निमित्र ने किसके समय कलिंग पर अभियान किया, तो आप कहेंगे चेदी वंश के शासन के समय। अब बेटा जो खारवेल हैं, अगर हम खारवेल की बात करते हैं तो खारवेल ने हाथी गुम्फा का अभिलेख जो कि प्राकृत भाषा में है जारी किया। और ये अगर मैं लिख दूं कि इंपॉर्टेंट है तो कुछ गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख
जो है वो किसने जारी किया था? तो आप कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक खारवेल ने जारी किया था और ये प्राकृत भाषा में जारी हुआ था। इस अभिलेख से हमें कलिंग प्रशासन की जानकारी मिलती है और भारतवर्ष का उल्लेख, जो आपका भारतवर्ष का प्रयोग हुआ है, वो सबसे पहले इसी अभिलेख में किया गया था, इसी अभिलेख में हुआ था प्यारे बच्चे। अब मैं एक बार बोर्ड पे लिखकर बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले बात की है अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र जिसको प्यार हो जाता है मालविका से, जो कि यज्ञसेन की बहन है, और इन दोनों के लिए एक नाटक लिखा जाता है मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास ने लिखा। अग्निमित्र ने क्या किया कि अग्निमित्र ने किया बेटा कलिंग अभियान। कलिंग कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। और जिस समय इसने कलिंग अभियान किया, यहाँ पर किसका शासन था? तो आप कहेंगे कि चाहे मैम हम कहें चेदी वंश या हम कहें कलचुरी वंश, एक ही बात है। फिर मैंने आपको बताया कि इस चेदी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो आप कहेंगे महामेघवाहन। देखो यहाँ पे जो चीजें स्लाइड पर लिखी हैं वही मैं आपको अब लिख कर बता रही हूं। संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो मैम हम बोल देंगे कि उसका नाम है खारवेल। क्या नाम है प्यारे बच्चे? खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। और मैम जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है खारवेल, इसने क्या किया है? हाथी गुम्फा अभिलेख जारी। हाथी गुम्फा अभिलेख इसी ने जारी किया है। हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया मैम। और ये जो अभिलेख है प्यारे बच्चे, ये प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा है इस अभिलेख की? प्राकृत भाषा। और ये अभिलेख हमें दो चीजों के बारे में बताता है, जो आपने बताया कि कलिंग प्रशासन और भारतवर्ष का उल्लेख। सिर्फ इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जानी, यहां तक समझ आया? अगर समझ आया है तो क्या देना है? आज से स्माइली देनी है। तो स्माइल के साथ पढ़ा करो, बर्डन मत लिया करो अपने ऊपर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका यहाँ पर जो संस्थापक है वो आपका महामेघवाहन है, जो सबसे प्रतापी शासक खारवेल है। और ये खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया है। किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। किससे जानकारी मिली? तो मैम हमें जानकारी मिलती है आपके, इससे जानकारी हमें मिलती है कलिंग प्रशासन की, और साथ साथ भारतवर्ष का उल्लेख शब्द की। भारतवर्ष का प्रयोग या उल्लेख हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? इसी में मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपका 1 बजे से चलता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। इतनी अच्छी अच्छी स्माइली देख के आज मैं खुश हो गई हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। अब जाहिर सी बात है कि देवभूति की हत्या होनी चाहिए। जब हत्या होगी तभी एक नया वंश आएगा। तो प्यारे बच्चे, जो देवभूति है इसकी हत्या किसने की है? तो आप कहेंगे कि मैम जो कर्ण वंश का संस्थापक है वो कौन है? वासुदेव। और वासुदेव ने ही किसकी हत्या की है? देखो दो बार चीजें करनी पड़ रही हैं। तो मैम इसकी हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने। और वासुदेव ने जब इसकी हत्या करी तो वासुदेव ने ही क्या किया? कर्ण वंश की स्थापना। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कर्ण वंश से, केवल क्वेश्चन आएगा कि इसका संस्थापक कौन था, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। ये 2 क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर, अगर हम आगे बात करते हैं 1 मिनट, हाँ, तो प्राकृत भाषा आपने देखा, और ये बताया। तो वासुदेव और इस वंश का अंतिम शासक है सुशर्मन। अब सुशर्मन की हत्या करके होगा सातवाहन वंश की स्थापना, ठीक
ठीक है, तो प्यारे बच्चे अंतिम शासक कौन है और संस्थापक कौन है, दो प्रश्न बनते हैं और इनकी दो राजधानियां हैं, पाटलिपुत्र और विदिशा। दो इन्होंने कैपिटल्स बनाई हुई हैं, जिसमें आपका पाटलिपुत्र है और विदिशा है। ठीक है, तो आपके प्रश्न जो भी होते हैं टेलीग्राम पे पूछिए, आराम से आपको आंसर दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चे ये आपका कर्ण वंश है, केवल इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं आएगा। तो कौन आपका मरा मैम, हमारा पुष्प जो शुंग वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या वसुदेव ने की, और वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की, और उसके बाद कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है, और सुशर्मन की जो हत्या करेंगे वो करेगा शिमुक। इसकी हत्या कौन करता है, इसकी हत्या करेगा शिमुक। और जब शिमुक किसकी हत्या करेगा तो प्यारे बच्चे फिर एक नया वंश बनाएगा जिसे हम कहते हैं सातवाहन या आंध्र। ठीक है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश हम इसको कहते हैं। ये सारी चीजें आपको प्यारे बच्चे ध्यान रखनी है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है। इसे आंध्र क्यों कहते हैं तो आगे चलते हैं और देखते हैं सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सातवाहन वंश की या आंध्र सातवाहन वंश की, तो ये कहा जाता है कि 300 वर्षों तक शासन काल रहा इसका। किसका शासन काल रहा, 300 वर्षों तक सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का शासन रहा। इन्होंने अपनी भाषा प्राकृत बनाई और इनका जो धर्म था वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म था, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आपका जो पुष्यमित्र शुंग है उसने कैसा साम्राज्य बनाया था, ब्राह्मणवादी साम्राज्य बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि मैम बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार इतना हो रहा था कि सनातन धर्म के लिए खतरा हो गया था। तो ये चीजें इसीलिए की गई हैं। ठीक, आगे देखिएगा यहाँ पर 300 वर्षों तक इसका शासन रहा। और प्यारे बच्चे 300 वर्षों तक के बाद इसके शासन में बाद हमें देखा कि भाषा थी तो वह प्राकृत थी, धर्म था तो क्या था, ब्राह्मण था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी राजधानी, तो बेटा प्रतिष्ठान या पैठान, या तो आप प्रतिष्ठान कहें या पैठान, जो कि दक्षिणी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर है। यानी कि महाराष्ट्र में इनकी राजधानी है, दक्षिणी महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठान। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आंध्र सातवाहनों की राजधानी क्या थी। ठीक, आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो इस वंश का संस्थापक कौन है, शिमुक। मैंने अभी बताया कि शिमुक ने, देखो मैंने अभी अभी लिखा है कि यहाँ पर आपका जो शिमुक है इसने सुशर्मन की हत्या कर दी और अब एक नया वंश स्थापित कर दिया, किसने, शिमुक ने। तो यहाँ देखो लिखा है कर्ण वंश के अंतिम शासक, ठीक है, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके शिमुक ने क्या किया है, सातवाहन वंश की स्थापना की है। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना की है। अगर मैं आपसे और आगे बात करूं तो आप पूछेंगे कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो कौन कौन से वो अभिलेख हैं जो कि सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो देखो, एक है नागनिगा अभिलेख, एक है नासिक अभिलेख और एक हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके बारे में मैंने बिल्कुल अभी बात की, जो कि किसने लिखा है, चेदी वंश के शासक खारबेल ने इसे जारी करवाया प्राकृत भाषा में। नासिक अभिलेख और नागनिगा अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी अभी हमने इस स्लाइड पे क्या क्या पढ़ा मैम, अभी हमने इस स्लाइड पर पढ़ा सातवाहन वंश, जिसमें आपने बताया कि इस वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों तक शासन। साथ साथ प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं
तो सातवाहन वंश की भाषा बताई कि प्राकृत थी, सातवाहन वंश का धर्म बताया कि ब्राह्मण था। फिर आपने हमें बताया कि इसकी राजधानी यानी कि प्रतिष्ठान या पैठान जो कि आपकी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे थी। फिर आपने हमें बताया कि इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम शिमुख है। संस्थापक कौन हो गया इस वंश का? शिमुख हो गया मैम। शिमुख ने किसकी हत्या करी? सुशर्मन की हत्या करी। सुशर्मन कौन था? सुशर्मन मैम कर्ण वंश का अंतिम शासक था। याद करते रहो, दो दो बार आपको, जो इसीलिए ही मैं बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सुशर्मन की हत्या किसने करी? शिमुख ने कर दी। उसके बाद में हमें बात करनी है कि ये जो सातवाहन वंश है इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिलती है। तो आपने 3 जगह बताया कि एक तो नागनिका अभिलेख से मिलती है, और एक आपने बताया नासिक अभिलेख से मिलती है, और एक आपने बताया हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये 3 अभिलेख आपने बताए हैं जो हमें सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देते हैं। बेटा इतने के भी बाद अगर तुम्हें क्लास में याद नहीं हो रहा है तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इतनी आपको जो चीजें बताई जाती हैं वो इसीलिए बताई जाती हैं बार बार ताकि आप याद रख सको। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि भाई देखो अभी फालतू की बातें नहीं करनी है, आप लोगों को लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, लिखिए और लिखकर बताइए फटाफट। दीपक लिखने का टाइम पहले तो दिया था, आप लिखिए फटाफट और प्लीज फटाफट लिख के बताएंगे कमेंट करके कि मैम हमने कर लिया है। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लिया है ना। चलें आगे, चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे शिमुख। अब शिमुख के बाद में अगला इसका जो उत्तराधिकारी है वो है शातकर्णी प्रथम, और शातकर्णी प्रथम को क्या कहते हैं? दक्षिण पथपति या प्रतिष्ठानपति, क्योंकि इसने दक्षिण वाला जो एरिया है वहां पे इसने शासन किया, तो इसने अपने आप को बोला, अपनी उपाधि दी कि मैं दक्षिण पथपति, या फिर प्यारे बच्चे इसको प्रतिष्ठानपति बोला जाता है। जब हम शातकर्णी प्रथम की बात करते हैं तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, आपको याद होगा कि अश्वमेध यज्ञ इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। जो किसने करे थे उनके लिए? पतंजलि ने करे थे। ठीक है, किसने किए थे? पतंजलि ने किए थे प्यारे बच्चे। और ये आपका शातकर्णी प्रथम ने क्या करवाया? 2 अश्वमेध यज्ञ, लेकिन एक करवाया राजसूय यज्ञ। मैम ये राजसूय यज्ञ क्या होता था? तो बेटा राजसूय यज्ञ का मतलब है कि ये राजा के द्वारा करवाया जाता था, अपने आप को चक्रवर्ती राजा घोषित करने के लिए। चक्रवर्ती राजा के रूप में घोषित करने के लिए राजसूय यज्ञ होता था। और अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था। तो ये 2 यज्ञ यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां पे आपके किसने करवाए हैं? शातकर्णी प्रथम ने। ठीक, उसके बाद में प्यारे बच्चे इसने अपनी राजधानी क्या बनाई है? अमरावती। और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि आप मुझे ये लिखकर बताएंगे कि अमरावती किस राज्य में पड़ती है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे एक और चीज सुनेंगे कि शातकर्णी प्रथम का जो नाम है इसे एल्डर सेरागोन भी कहा गया है। शातकर्णी प्रथम को एल्डर सेरागोन भी कहा गया है। शिमुख का उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम है। उपाधि दक्षिण पथपति या प्रतिष्ठानपति कहा जाता है। शातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया था। इनकी अपनी जो राजधानी इसने बनाई वो अमरावती बनाई। अमरावती कहाँ पे पड़ता है? जल्दी से बताएंगे। ठीक, उसके बाद में आपको एक बुक के बारे में मैं बताऊंगी जहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। अज्ञात लेखक है, यानी कि ये जानकारी नहीं मिल पाई कि इस बुक को किसने लिखा था। लेकिन इस बुक से एक जानकारी वेरी गुड जो बच्चे कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, यूपी में कहां से अमरावती
अमरावती आ गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। चलो साउथ का कोई स्टेट बोलते तो समझ में आता है, कहीं भी पहुंच जाते, यूपी पहुंच गए, पटना पहुंच गए, है ना। पटना जरूर पहुंचना होता है तुम लोगों को। बेटा आंध्र प्रदेश में है अमरावती। और इसी अमरावती में आपके 25 नंबर का हाई कोर्ट भी बना है। आंध्र प्रदेश आंसर होगा प्रश्न का। तो यहाँ पे एक पुस्तक मेरी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और ये आपकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूनान प्लस मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में जानकारी दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से हमें क्या मिलता है कि हमें मिलता है यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच व्यापार होता था। और ये बुक किसने लिखी है तो मैम इसके राइटर का पता नहीं चल पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी मात्र सत्तात्मक नहीं है बेटा, ये समाज पितृ सत्तात्मक है। अब मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि अभी एक शासक आएगा, अगला वाला शासक, जो कि माता के नाम को आगे रखेगा, इसलिए आप कह रहे हो मात्र सत्तात्मक, लेकिन गलत बात है। ये पितृ सत्तात्मक ही था। पितृ सत्तात्मक आपका समाज शुरू हो गया था वैदिक सभ्यता से, और आगे तक और आज तक पितृ सत्तात्मक समाज ही है, मात्र सत्तात्मक समाज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। फटाफट जल्दी से एक बार जो है लिखकर कमेंट करेंगे कि मैम हमने लिख लिया है। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसके बाद में आपका शतकर्णी प्रथम, जो कि इस वंश का दूसरा शासक हुआ, यानी कि आपके शिमुख के बाद जो है पद पर आया। अब अगला शासक कौन सा होगा, लेकिन शतकर्णी प्रथम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। आज बहुत खुश हो आप, मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आज ही खुश हूँ, है ना। चलो देखो यहाँ पे, अब मैं आज इससे भी खुश हूँ। चलो तो मैं बता ही देती हूँ, जब तुम इतना पूछ रहे हो कि वैसे तो मैं डेली खुश रहती हूँ, लेकिन मैं आज ज्यादा खुश क्यों, क्योंकि तुम लोग आज ज्यादा खुश हो, है ना। तुम लोगों ने आज मान लिया है कि चलो मैम आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है, हम आज मान लेते हैं। वरना तो तुम डेली मुझे ज्ञान ही देते थे कि मैम ये पढ़ाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो आज तुमने थोड़ा बहुत मान लिया है, चलो तुम्हारे लिए सही डिसीजंस लिए गए हैं। ठीक है, आप ध्यान से आगे देखो। आगे देखिएगा, इसने जो शतकर्णी प्रथम है, इसने भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी, यानी कि इसने लैंड जो है उनका डोनेशन करना स्टार्ट कर दिया था कि भूमि जो है दान में दी जाए। और इस बात की जो जानकारी है कि शतकर्णी प्रथम ने भूमि को दान में दिया, इस बात की जानकारी प्यारे बच्चे नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये जो नाना घाट अभिलेख है, इसे नागनिका अभिलेख भी कहा जाता है, और उसका कारण है क्योंकि ये शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया था। यानी एक पत्नी ने ये बताया, यानी कि एक पत्नी ने ये बताया प्यारे बच्चे कि जो मेरा पति है उसने भूमि दान की प्रथा शुरू करी, और वो किस में बताया, तो नागनिका अभिलेख कहो या नाना घाट अभिलेख कहो, एक ही बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कहीं पे नाना घाट लिखा है या नागनिका लिखा है तो वो अलग अलग है, दोनों एक ही हैं। नागनिका जो कि शतकर्णी प्रथम की पत्नी है, उसने इसे जारी कराया था, और इसीलिए इसे नाना घाट या नागनिका अभिलेख कहा जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, तो ये आपका शतकर्णी प्रथम के बारे में है। बहुत ज्यादा आपको अच्छे से चीजें ध्यान रखनी है कि पहला शासक शिमुख हुआ, शिमुख के बाद शतकर्णी प्रथम हुआ। शतकर्णी को दक्षिण पथपति या प्रतिष्ठानपति कहते हैं। शतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ और 1 मैम जो है राजस्वी यज्ञ कराया था, राजधानी अमरावती बनाई थी। साथ साथ शतकर्णी प्रथम का जो नाम है वो एल्डर सेरागोन है। और शतकर्णी प्रथम के समय से अगर हमें एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी बुक मिलती है जिसके लेखक अज्ञात हैं, और जिससे हमें यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच में व्यापार की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद शतकर्णी प्रथम ने ही भूमि दान की प्रथा शुरू की, और ये किसने बताया, तो प्यारे बच्चे ये बताया उसकी वाइफ ने कि मेरा जो हस्बैंड है उसने भूमि दान में दी। और कहां बताया, कहां लिखा हुआ है मैम, तो नाना घाट अभिलेख कह सकते हैं या नागनिका अभिलेख कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहां पर शतकर्णी प्रथम है।
राजीव कुमार जी, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत जल्दी बोल रही हूं। इससे धीरे बताओ, कितना धीरे बोलूं? और कितना धीरे चाहिए आप लोगों को? बताओ कितना धीरे बोला जाए, नींद आने लग जाएगी फिर। आपको एक एक चीज 3 4 बार मैं बता रही हूं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैम बहुत तेज बोल रही हो आप। इतनी देर में याद हो चुका होगा याद करने वाले बच्चों को। ठीक है, तो यहां तक चीजें हुई। और प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे कि इस वंश का तीसरा शासक है हाल। और हाल जो है ये तीसरा शासक है। तो यहां तक अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैम शिमुक आया। शिमुक के बाद आपने बताया कि शतकर्णी प्रथम आया। ठीक है, सॉरी, शतकर्णी प्रथम आया, शतकर्णी प्रथम। ठीक है, उसके बाद अब हम तीसरे शासक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाल। और ये जो हाल है ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या हाल चाल है आपके पूछते हो ना, तो अगला क्या है? हाल आया है। हाल ने प्यारे बच्चे इसे संस्कृत का विद्वान कहा जाता है क्योंकि इसे संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। स्कॉलर ऑफ संस्कृत, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था ये। ठीक है, बहुत बड़ा विद्वान था। और प्यारे बच्चे, क्योंकि ये विद्वान था इसीलिए इसने एक रचना कर दी। और वो रचना क्या है? हाल ने प्यारे बच्चे गाथा सप्तशती की रचना की। और ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो प्राकृत भाषा का उदय हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ठीक है, किस भाषा से प्राकृत भाषा निकली है? संस्कृत भाषा से ही निकली है। तो आपका हाल संस्कृत का विद्वान, स्कॉलर ऑफ संस्कृत था। इसने एक बुक लिखी गाथा सप्तशती, जो और किस भाषा में लिखी? तो प्यारे बच्चे आपने जो कह सकते हो प्राकृत भाषा में। ठीक, उसके बाद में अब देखो यहां पे इसे अंधकार युग भी या सातवाहन वंश को कहा जाता है। ध्यान से सुनना, अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। और मैम क्यों कहा जाता है? आखिर इसे अंधकार का युग क्यों कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसे अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हाल से आगे जो शासक हैं उनके बारे में पता ही नहीं चला। हमें पता ही नहीं चला कि इस वंश के और कौन कौन से शासक हैं, क्योंकि जब मैं आपको भी गौतमी पुत्र शतकर्णी पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको दिखेगा कि वो 23वां शासक होगा। फिर बाकी शासक कहाँ गए? तो आप मुझसे पूछते ये चीज, तो प्यारे बच्चे मैं आपको अभी बता देती हूं, अभी बता देती हूं कि यहां पर जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि इसीलिए इसे अंधकार युग कहते हैं मैम क्योंकि इस वंश के बारे में जानकारी नहीं मिली। इस वंश के बारे में लिमिटेड जानकारियां मिली हैं। ये वंश अंधकार में रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? इसलिए हमने इसे अंधकार युग बोला। फटाफट से नोट करेंगे ताकि हम आगे की तरफ चल सके। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम इसके बारे में जानकारियां नहीं मिलती हैं, बहुत लिमिटेड जानकारियां मिली हैं, जितनी भी मिली हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, टाइम चेंज करा दूंगी। मैं अभी आज जाकर बात करूंगी इस बारे में कि आपको जो समस्या हो रही है उसका समाधान निकाला जाए। प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाने हैं क्या? एज योर विश, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों। आगे अब देखिए, इसके टाइम पर 2 विद्वान रहते थे। इसके समय 2 विद्वान थे और वो आपके जो 2 विद्वान हैं वो कौन कौन है? एक तो है सर्ववर्मन। किसके टाइम पे? इसके टाइम पे हाल के टाइम पर, हाल के टाइम पर 2 विद्वान रहते थे हाल। और ये 2 विद्वान में एक विद्वान था सर्ववर्मन, और सर्ववर्मन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कातंत्र। और दूसरा है गुढ़ाड़े, इसने बुक लिखी है वृहत कथा। और
शायद आपको पता होगा कि यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके समय दो विद्वान रहते थे, जिनमें से मैम एक का नाम है सर्ववर्मन और दूसरे का नाम है गुढ़ाढ़े। गुढ़ाढ़े ने बुक लिखी है वृहत कथा और सर्ववर्मन ने बुक लिखी है का तंत्र। कौन सी बुक लिखी है? का तंत्र बुक लिखी है। बेटा आज आप एक ही कमेंट करते रहोगे क्या? एक ही कमेंट करते रहोगे? मैं बार बार बोल रही हूं कि ठीक है मैं टाइम चेंज करवाऊंगी, पर आपके बार बार कमेंट करने से क्या क्लास अभी बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, आज तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो क्यों आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी? क्यों उस चीज पे एफर्ट लगा रहे हो जिसका आज कोई सॉल्यूशन नहीं है, कल ही हो पाएगा? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या मतलब है बार बार वही कमेंट करने का? ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहां पे ये भी बता देना चाहूंगी कि गुढ़ाढ़े की जो बुक है, गुढ़ाढ़े की बुक का नाम क्या है? वृहत कथा। अब लिखना इसी के आधार पे मतलब है कि वृहत कथा के आधार पर, वृहत कथा के आधार पर ही आपकी एक बहुत फेवरेट बुक लिखी गई है जिसका नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन लेखक हैं इसके? ये पंचतंत्र के लेखक हैं, राइटर हैं विष्णु शर्मा, जिसमें आपकी कहानियां दी गई हैं। बहुत अच्छी बुक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो विष्णु शर्मा हैं। और विष्णु शर्मा ने ये जो बुक है आपकी, वो किसके ऊपर लिखी है? तो वृहत कथा के ऊपर लिखी है। ठीक प्यारे बच्चे, आगे देखिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आएगा गौतमी शतकर्णी। याद रखो, सबसे पहले मैम शिमुक आया, शिमुक के बाद मैम शतकर्णी प्रथम आया, उसके बाद मैम हाल आया, और उसके बाद में सीधा 23वां शासक जिसका नाम है गौतमी पुत्र शतकर्णी। क्योंकि इसने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया है, इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि शायद ये मात्र सत्तात्मक वंश था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुन लीजिए बातों को। ये आपका जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है, ये इस वंश का 23वां शासक है, 23rd रूलर, यानी सीधे तीसरे शासक के बाद 23वां शासक। अब यहाँ पे जानकारी ही नहीं है हमारे पास साक्ष्य ही नहीं है हमारे पास प्यारे बच्चे, इस बात के साक्ष्य नहीं है कि इसके बाद कौन कौन शासक आए, इसलिए इसे क्या कहा गया? अंधकार युग कहा गया। अंधकार युग इसे कहा गया। ठीक है, हाल के समय दो विद्वान, जी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक क्यों कहा गया मैम? क्या रीजन था? रीजन ये था कि ये सातवाहन वंश अपनी पहचान खो चुका था। ये सातवाहन वंश जो है, जो इसको पहचान मिली थी, वो पूरी तरह इसकी बर्बाद हो चुकी थी। और जब गौतमी पुत्र शतकर्णी आया तो इसने क्षेत्रों को विजित किया और इस वंश को फिर से एक जो है नई कह सकते हैं पहचान दी, और इसीलिए इसे इस वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। साथ साथ इसकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे इसे अद्वितीय ब्राह्मण या एका ब्राह्मण कहा जाता है, ये भी इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, ये इसकी उपाधियां हैं। एका ब्राह्मण, ये कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी उपाधि है, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी की उपाधि है। इसे गौतमी पुत्र शतकर्णी क्यों कहा गया है? इसे गौतमी पुत्र शतकर्णी क्यों कहा गया है या कहा गया है, तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इन प्रश्नों के उत्तर अगली स्लाइड में हैं। और साथ साथ इसे त्रिसमुद्रपति भी कहा गया है। वो क्यों कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले जल्दी से इसको नोट करें। नोट करने के बाद कमेंट करें ताकि मैं आगे चलूं। फिर से आप लिखते रहिए, मैं बोलती रहूंगी। आपके हाल के समय दो विद्वान थे, सवर्मन जिसने बुक लिखी कातंत्र, दूसरे थे आपके गुढ़ाढ़े जिन्होंने वृहत कथा लिखी।
वृहत कथा के बाद अगर हम बात करें तो वृहत कथा के आधार पर ही इसने एक बुक लिखी है विष्णु शर्मा ने, जिनका नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र लिखने किसके आधार पे? वृहत कथा के आधार पे। गौतमी पुत्र शतकर्णी, आज मैं एडवांस पीडीएफ डलवा दूंगी, आज ही बोल दूंगी, एडवांस पीडीएफ बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्यारे बच्चे, इसके बाद अगला शासक आया गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो कि इस वंश का 23वां शासक है और इसे सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। इसे एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसी की प्यारे बच्चे उपाधि है त्रिसमुद्रपति। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये आपका भारत, अगर आप देखेंगे तो भारत में इधर की तरफ आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है। इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ आपको अरब सागर देखने के लिए मिल जाएगा, अरब सागर, और इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिंद महासागर। यानी कि इसने तीनों जो समुद्री इलाके थे उनके क्षेत्रों को विजिट किया था, इसलिए इसे त्रिसमुद्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिसमुद्रपति मैम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिसने तीनों जगह के क्षेत्रों को जीत लिया था और इसने सातवाहन वंश को एक नई जानकारी जो है, एक नई कह सकते हैं कि पहचान दी थी, जो पहचान इसकी खो गई थी। तो अगला शासक कौन है? गौतमी पुत्र शतकर्णी। शतकर्णी प्रथम अलग है और गौतमी पुत्र शतकर्णी बिल्कुल अलग है। ठीक है, मजा आने के लिए बेटा यहाँ पे कोई गाने नहीं गाए जा रहे हैं, सॉन्ग नहीं सुनाए जा रहे हैं। मजा पढ़ाई में केवल उसे आएगा जिसने अपना एक उद्देश्य फिक्स कर रखा है, उसका गोल फिक्स है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, यहां से चलना है और यहां जाना है। जिसने ये फिक्स कर रखा है उसे ही मजा आएगा, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ उसे इसलिए करनी है कि उसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिर्फ उसे ही पता है कि उसे ये चीजें करनी है, उसे मजा आएगा। मुझे पढ़ाने में मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे उन बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना है। आगे आइए। ठीक, उसके बाद में अब इसकी माता का नाम क्या है? बलश्री, जिसकी जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है और इसी नासिक अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही। इसने अपने पुत्र के साथ शासन किया, इसीलिए इसके पुत्र ने क्या लिखा अपने नाम के आगे? गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ साथ बेटा अगर जैसे आपने पूछा तो इसने अपनी माता गौतमी बलश्री, पूरा नाम भी लिख सकते हो कि यहां सिर्फ गौतमी बलश्री, क्योंकि यहां केवल बलश्री लिखा है, तो आप इसको इधर लिख देती हूं कि इनकी जो माता है इनका नाम क्या है? गौतमी बलश्री, इनकी माता का नाम है और इन्हीं के नाम का जो प्रयोग है इन्होंने अपने आगे किया। लेकिन नाम का जो प्रयोग है वो भले ही किया, लेकिन प्यारे बच्चे अगर समाज पूछा जाएगा कि सोसाइटी कैसी थी तो मैम पितृसत्तात्मक थी, यानी कि पुरुषों को ही यहां पर बोलबाला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसने शक शासक, ध्यान से सुनना, ये एक साथ ज्वाइंट हो गया है, इसको ठीक कर लेंगे। इसने क्या किया? इसने जो शक शासक है, शक शासक, इसको अलग अलग करते हैं थोड़ा क्योंकि एक साथ ज्वाइंट हो गया है। इसने शक शासक था जिसका नाम है नहपान। नहपान को हराया, ठीक है, हराया, और इसकी जानकारी हमें जोगल शांबी जो कि नासिक में है, जोगल शांबी नासिक से हमें मृदभांड मिले। मैम ये मृदभांड क्या होता है? मृदभांड किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे मृदभांड कहते हैं उनको जहां पे हम कह सकते हैं कि इन मृदभांडों की जानकारी हमें, इन मृदभांडों से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो एक शक शासक है नहपान, इसको हराया गया था। और किसने हराया था? तो मैम गौतमी पुत्र शतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। और जोगल शांबी एक जगह का नाम है। जोगल शांबी कहां पड़ता
है, नासिक में पड़ता है और इस नासिक से हमें कुछ मृद भांड मिले हैं। मृद भांड, चलो इनका मतलब समझते हैं। मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन। तो ये जो मृद भांड हैं ये मतलब मिट्टी के बर्तन हैं। तो इन बर्तनों पे कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे ये पता चला कि इसमें आपके शक शासक नहपान को गौतमी पुत्र शतकर्णी ने हराया है। और प्यारे बच्चे एक और चीज ध्यान रखना कि यहीं से 13,250 सिक्के भी मिले हैं इसी जगह से, इसी वंश के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से आप लिखेंगे यहां तक की चीजें ताकि हम आगे चलें। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी को क्या क्या नाम दिया गया? एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति, वेकटक स्वामी। माता के साथ शासन करता था, जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। समाज पितृ सत्तात्मक था। साथ साथ मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों से जानकारी मिलती है कि इसने शक शासक नहपान को हराया था। और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये जोगल श्राम्बी यानी कि नासिक वाले क्षेत्र से हमें मिलते हैं और ये इस बारे में हमें जानकारी भी देते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। आपने लिख लिया? फटाफट बताएंगे कमेंट करके, लिख लिया या नहीं? बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज तब नहीं होंगे जब आप रिवाइज करेंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी। अभी आपने क्या क्या पढ़ा? अगर मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊं कि जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, आपने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा? तो मैम अभी आपने हमें इसके बारे में बताया कि ये एक तो 23वां शासक था, 23वां शासक आपने लिखवा दिया। साथ साथ कह सकते हैं कि माता के साथ शासन किया, माता के साथ शासन। और इस बात की जो जानकारी मिलती है, जानकारी कहां से मिलती है? तो आपने बताया कि नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख हमें इस बारे में जानकारी देता है। इनकी माता का नाम क्या है? आपने बताया गौतमी बलश्री इनकी माता का नाम है। इनकी जो उपाधियां हैं आपने उनके बारे में बताया कि इन्हें एक राट, जो इन्हें क्या क्या, अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति और वेंकटक स्वामी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपने बताई। साथ साथ आपने बताया कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपान को हराया। नहपान कौन था? तो नहपान मैम एक शक शासक था और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जोगल श्राम्बी नासिक से हमें कुछ मृदभांड मिले हैं और वहां से जानकारी मिलती है। रिवीजन हो गया। बताओ क्या क्या ऐसा था जो रिवाइज नहीं कर सकते? लिखोगे, रिवाइज करोगे, खुद से लिखोगे शॉर्ट में तो ही याद होगा। चीजें तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी। प्यारे बच्चों, ये अगला शासक है और मैं आपको ये भी बता दूं कि वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी या पुलवामी ये कमजोर शासक है। ये कमजोर शासक है। और इस बात को मैम आप क्यों कह रही हो ये कमजोर शासक है? क्योंकि जहां पर गौतमी पुत्र शतकर्णी ने शक शासकों को हराया था, ये खुद उनसे हार जाएगा। तो यहां देखिएगा, रुद्रदामन से पराजित हुआ। और रुद्रदामन कौन है? तो रुद्रदामन एक शक शासक है। रुद्रदामन ने इसे पराजित किया, लेकिन ये थोड़ा चालाक था। जैसे ही रुद्रदामन ने इसे पराजित किया तो इसने रुद्रदामन से कहा कि तुमने मुझे तो पराजित कर लिया, लेकिन और जो विदेशी शक्तियां हैं वो तुम्हें हरा सकती हैं। तो तुम मुझसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, तुम मेरे रिश्तेदार बन जाओ। तुम ऐसा कर लोगे तो फिर हमें कोई हरा नहीं पाएगा। इसने इस तरीके से उसे कन्विंस किया। और प्यारे बच्चे, जब उसने कन्विंस किया तो आपको मैं ये बता दूं कि रुद्रदामन की पुत्री है और वशिष्ठी जो पुत्र है इसका नाम, इसके पुत्र का नाम है शतकर्णी का पुत्र, वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी का पुत्र, जिसका विवाह हो जाता है आपका किससे? तो आप कहेंगे शिवश्री से। शिवश्री कौन है? तो मैम ये पुत्री है रुद्रदामन की, यानी कि शिवश्री जो कि रुद्रदामन की बेटी है, इसकी शादी किससे हो जाती है? मैं एक तरफ लिखकर समझा देती हूं, ध्यान से समझना। रुद्रदामन को इसने पराजित किया।
रुद्रदामन कौन था? पहला तो ये लिख लो कि मैम ये एक शक शासक था, इसे मैं अच्छे से समझा रही हूं। अब जब पराजित हो गया तो इसने क्या किया कि जो वशिष्ठी पुत्र है, वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी, ये जो है इसने इससे कहा रुद्रदामन से कि सुनो रुद्रदामन, मेरा एक पुत्र है, इसका एक पुत्र है, और आपको बता दूं कि आपका मेरा एक पुत्र है, और रुद्रदामन से कहा कि तुम्हारी एक पुत्री है। पुत्री किसकी है? रुद्रदामन की, रुद्रदामन की। और इनसे कहा कि इनकी करवा देते हैं शादी, इनका करवा देते हैं विवाह, और बिल्कुल हो जाता है। और इस रुद्रदामन की जो पुत्री है उसका नाम है शिवश्री, यानी शतकर्णी का जो वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी का जो पुत्र है उसका विवाह किससे हो गया? शक शासक की बेटी रुद्रदामन से हो गया, सॉरी रुद्रदामन की बेटी से हो गया, जो कि एक शक शासक था। तो ये इस तरीके से वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किए। अब देखो आगे अगला शासक है यज्ञश्री शतकर्णी, और यज्ञश्री शतकर्णी के बारे में एक ही प्रश्न आता है कि जलियान के चित्र वाले सिक्के, जलियान समझते हो? शिप्स, जो शिप हुआ करते थे, मतलब इस तरीके के कुछ आपके ये डिजाइनिंग ले सकते हैं ऐसे यहाँ पर सिक्के। तो ये किसने जारी किए? जलियान के यज्ञश्री शतकर्णी ने, जो कि वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी के बाद आया था। ये आपका पूरा यहाँ पे इनके रिलेशंस है, यानी कि अब फिर से ये कमजोर होने लगे हैं, अब ये फिर से अपनी कमजोरी को दिखाएंगे। मैम एक आइडिया दे दीजिए कि हिस्ट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये मान के चलो कि अभी इस महीने तो कंप्लीट होने वाली नहीं है, मतलब जून में नहीं होने वाली, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी अभी मई चल रही है, जून में भी आपकी हिस्ट्री चलेगी, और हिस्ट्री आपकी अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपके प्रश्न ना छूटे। आपका एक ही फोकस रहना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, यहां पर हो गया चीजें आगे। अब देखो लास्ट शासक है, अंतिम शासक, जिसका नाम है विजय। ये यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लो। सातवाहन वंश का आपसे संस्थापक पूछा जाएगा, नाम लिख देना। संस्थापक पूछा जाएगा, इनकी राजधानी पूछी जाएगी, इसका उत्तराधिकारी जो कि संस्थापक का उत्तराधिकारी था उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चे गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में क्वेश्चन आता है। गौतमी पुत्र शतकर्णी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन आएगा कि आपका अंतिम शासक कौन था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक? अब देखो यहां तक बस हम रखते हैं। अब देखिएगा जरा, ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए जो कि 500 ग्रेन के होते थे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी करवाए। तो शीशे के सिक्के प्यारे बच्चे देखो, सिक्के और देखो शीशे और सातवाहन, तो शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी करवाए। इसके अलावा इन्होंने पोटीन एवं तांबे के भी सिक्के चलवाए। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक, ठीक है, कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। ये कल्याण नामक जो बंदरगाह या जो ये पोर्ट था, ये कहां पर? तो ये पश्चिमी घाट पे देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न घाट पे ये बंदरगाह, ये पोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। चलो आ जाओ, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मैम आज हमने पढ़ा है आपके अग्निमित्र से। अग्निमित्र जिसकी हमने बात की कि इसने अभियान किया आपके कलिंग पर। कलिंग पे उस समय शासन हुआ करता था जो है चेदी वंश का, और चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। महामेघवाहन शासन जिसने स्थापना की, लेकिन प्रतापी शासक खारवेल जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में जारी किए थे। इस अभिलेख से कलिंग प्रशासन और भारतवर्ष का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। फिर ये मैंने रिवीजन कराया। फिर उसके बाद कर्ण वंश जिसमें आपका इसका संस्थापक और प्यारे बच्चे
आपका लास्ट शासक पूछा जाएगा, राजधानियां ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश आता है, जिसका पहला शासक होता है सिमुक। और सिमुक का फिर हमने बात की कि सातवाहन वंश के बारे में कहां-कहां जानकारी मिलती है, तो नागनिखा, नासिक और हाथी गुम्फा अभिलेख से। इनकी भाषा प्राकृत, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान या पैठण जो कि महाराष्ट्र गोदावरी में थी। शिमुक का उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम हुआ। शातकर्णी प्रथम जिसने दक्षिण पथपति या प्रतिष्ठानपति की उपाधि धारण की। इसने 2 अश्वमेध और 1 राजस्व यज्ञ कराया। राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाई। शातकर्णी प्रथम का नाम एल्डर सेरागोन था। साथ साथ हमने एक बुक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की बात की, जिसका लेखक एक अज्ञात लेखक था और जिससे जानकारी मिलती है यूनान और मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में। भूमि दान की प्रथा शातकर्णी प्रथम ने शुरू की थी और इसकी वाइफ नागनिका, जिसने नानाघाट अभिलेख से इस जानकारी को बताया। हाल जो कि तीसरा शासक है, संस्कृत का विद्वान था। प्राकृत भाषा में इसने एक रचना की, गाथा सप्तशती। इसे अंधकार युग भी कहा जाता है क्योंकि इस वंश के बारे में जानकारियां पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई हैं। आपके हाल के समय 2 विद्वान रहते थे, जिसमें एक सर्ववर्मन जिनकी बुक का नाम कातंत्र है और एक है गुढ़ाढ्य जिनकी बुक का नाम वृहत कथा है। वृहत कथा के आधार पर विष्णु शर्मा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम पंचतंत्र है। फिर उसके बाद में अगला शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी होता है जो कि इस वंश का 23वां शासक था। इस वंश के शासक का पुनर्संस्थापक भी इसको कहा जाता है। इसे उपाधियां दी अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिभ समुद्रपति, वेणकटक स्वामी और इसकी माता जिसका नाम है गौतमी बलश्री। ये अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका थी। ये वाली जो चीजें हैं आपको नासिक अभिलेख से पता लगती हैं। ये समाज पितृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद इसने सख शासक नहपान को हराया। इसकी जानकारी जोगल शाम्बी से मिले मृदभांडों से पता चलती है। जोगल शाम्बी जो है वो आपका नासिक में है। फिर उसके बाद में वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी या फिर पुलवामी जिसे कहते आया, ये रुद्रदामन जो कि एक शक शासक था उससे पराजित हुआ। फिर इसने कहा कि हम मित्रता कर लेते हैं, अपने बेटे और बेटी की शादी करवा देते हैं। तो वशिष्ठी पुत्र ने अपने बेटे की शादी रुद्रदामन की बेटी से करवा दी। उसके बाद यज्ञ श्री शतकर्णी आता है जो जलियान के सिक्के जारी करता है, जलियान के चित्र वाले। अंतिम शासक जो है वो आपका विजय होता है। सातवाहनों ने सर्वाधिक जो सिक्के जारी किए वो शीशे के, साथ साथ मोटीन एवं तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। ये बंदरगाह हमें पश्चिमी घाट पर देखने के लिए मिलता है। आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। आपकी एडवांस पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगी। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।